Hello everyone, good afternoon and welcome all of you to the session. Quickly all of you join and let me know that am I audible, visible, PPT is clear. So yes, quick confirmation all of you. Hope सब ठीक होगे बिल्कुल and all the three parameters are fine as well. अगर हाँ तो confirm करते जाना. VVP fine, okay. Thank you so much for the confirmation. मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे. तो हमारे एग्जामिनेशंस तो ओवर हो गए, आंसर की भी आ गई हमारी एंड आंसर की चैलेंज भी ओवर हो गया. अब वेट है तो रिजल्ट का, इसके बाद आपके दिसंबर वाले फॉर्म्स आएंगे. तो मतलब अगर हम एग्जामिनेशन को देखें तो हमारा दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन होने के पॉसिबिलिटीज हैं. तो हमारे पास टाइम कितना है? सितंबर आधा निकल गया, अक्टूबर नवंबर बोलोगे, आधा सितंबर बोलोगे, है ना. दिसंबर चलो ले लो तो ढाई ढाई महीना या 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास अगले साइकिल के लिए हैं. तो अगर अभी आपको लग रहा है अगर आप रिजल्ट्स कब तक आएंगे, बहुत जल्द आएंगे रिजल्ट्स, ज्यादा नहीं है आपके रिजल्ट में दिन, बिकॉज अब आंसर की आपने चैलेंज कर दिया है, आंसर्स देखे जाएंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा. तो बस इस महीने मतलब हम बोल सकते हैं हफ्ते भर में 10 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो अब अभी तक हमें लग रहा था एग्जाम हो रहा है, अभी हमें लग रहा था अब आंसर की आई है, ये सारा चीज हो चुका है. अब देखो आपके 3.5 महीने के अंदर अगर हम क्या रख रहे हैं, जनवरी रख रहे हैं, तो 3.5 महीने आपके पास तैयारी करने के हैं, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है जिसको हम बोलते हैं. तो अब हमें बहुत मेहनत से जोरदार तैयारी करनी है ताकि अगली साइकिल में हमारा दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके. और इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमको बस जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स है, उन पे फोकस करना है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर थ्योरी क्लासेस एज वेल एज कुछ आपके जो डिफरेंट नए टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे इस बार, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लेके यूट्यूब पे अब तैयारी करने वाले हैं हमारे दिसंबर साइकिल के लिए. ठीक है. तो अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टीचिंग से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट जो टीचिंग में पूछा गया था वो डिस्कस किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से एंड यहाँ पर होगा स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर डिस्कशन. स्टेप्स ऑफ रिसर्च में काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा एंड अब इस स्टेप ऑफ रिसर्च की वीडियो देखने के बाद आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, दिस इज माय गारंटी. राइट, तो चलो स्टार्ट करें सेशन को. देखो आपकी जो सेकंड बैच आया है जेआरएफ दिसंबर का जो 2.0 आपका बैच आया है, उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी. पेपर 1 की क्लासेस आपकी, मेरी क्लास मॉर्निंग में होती है एंड जो निशान सर की क्लास है वो 3:30 के अराउंड होती है. तो आप जब बैच ज्वाइन करोगे ना तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि कब कौन सी क्लासेस होंगी. सो यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द बैच, स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस कर सकते हो. ठीक है. यस, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू कर लेते हैं सेशन को. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च. सब कुछ करेंगे हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर. अभी बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च की. तो भाई स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च एक हमारी प्रोसेस है, रिसर्च एक प्रक्रिया है. रिसर्च के अंदर हमें अलग अलग चीजें करनी होती है टू कंप्लीट द रिसर्च वर्क. अगर हमें रिसर्च के अंदर कुछ फाइंड आउट करना है तो उस फाइंड आउट करने के भी पूरे स्टेप्स होंगे, प्रोसेस होगा जिसको वी हैव टू फॉलो. ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे आज कुछ डिस्कवर करना है, मैं गई मैंने डिस्कवर कर लिया, नहीं. देयर विल बी अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि हमें फॉलो करना है, तभी हमें उस प्रॉब्लम के बारे में या उस जो जो भी चीज हम डिस्कवर कर रहे थे वो हमें डिस्कवरी हमारी हो पाएगी पॉसिबल. तो रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इप्सिता लास्ट क्लास में किया था, हाई रोड लो रोड ट्रांसफर, उसको आप प्रीवियस देख लेना. चले, तो गाइज अगर आप लोग सब कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अब हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे. ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे क्लास के एंड में पूछना. चले लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिसर्च का प्रोसेस. तो यहाँ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड होता है. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेप से अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हो, नहीं, हर एक स्टेप लिंक्ड होता है. ये वाला स्टेप करोगे तभी दूसरा कर पाओगे, दूसरा करोगे तभी तीसरा कर पाओगे. राइट, तो रिसर्च एक प्रक्रिया है, रिसर्च एक प्रोसेस है. ना इफ आई स्टार्ट विथ रिसर्च, तो रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होती है? तो रिसर्च आपकी
प्राइमरली जो मेन आप बोल सकते हो मेन रिक्वायरमेंट है रिसर्च स्टार्ट करने की, वो है प्रपोजल। जैसे अभी आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, जब हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे, जब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू में हमसे हमारा रिसर्च का प्रपोजल मांगा जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट करें। एंड रिसर्च प्रपोजल में आप क्या लिखोगे, आपका प्लान, कि आपको रिसर्च किसके ऊपर करनी है, क्या टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, एंड उसके बारे में आप पूरा एक प्लान प्रेजेंट करोगे कि आपने कैसे सोचा है मैं इस रिसर्च को कैसे करूंगा, इस टॉपिक पे काम कैसे करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल में आपने जो टॉपिक मेंशन कर दिया है वो आप आगे जाके जब पीएचडी स्टार्ट होगी चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल में आप अपनी एक जो आइडिया, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें मैं काम कर सकती हूँ, वो प्रेजेंट करना है। आपको उसमें लिखना है कि कैसे रिसर्च करने का आपने सोचा है, जिससे कि इंटरव्यू में फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर एक जजमेंट होगी, एक जज किया जाएगा आपको कि क्या आपको बेसिक रिसर्च के बारे में पता है, क्या आप कॉम्पिटेंट हो कि आप रिसर्च कर लोगे, वो आपके प्रपोजल देख के पता चल जाता है। तो रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी, रिसर्च स्टार्ट होती है हमारी प्रॉब्लम से, प्रपोजल से। प्रपोजल में आप क्या लिखोगे, एक डिटेल्ड प्लान लिखते हो कि मुझे रिसर्च इस टॉपिक पे कैसे करनी है। सिर्फ वो प्लान होता है, आपने करनी नहीं होती है रिसर्च, बस एक प्लान बताते हो कि कैसे मुझे रिसर्च करनी है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि क्या उद्देश्य है, कैसे आप इस रिसर्च को और क्यों इस रिसर्च को करने का सोच रहे हो। नाउ फॉर्मेट क्या होगा रिसर्च प्रपोजल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होगा, तो सबसे पहले हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर। रिसर्च प्रपोजल के अंदर 2500 से लेके 4000 वर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। इतने वर्ड्स आपको एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर बनाने होते हैं, मतलब इतने वर्ड्स का आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट ये होता है। एंड फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले टाइटल होगा, जिसमें आप अपने टॉपिक के बारे में लिखोगे कि भाई क्या है आपका, किस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसका एक शीर्षक देना है, टाइटल देना है। नेक्स्ट होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप लिखोगे कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या क्या रिसर्चेस की फाइंडिंग्स रही हैं। तो आपको कुछ रेलेवेंट जो रिसर्च है, लाइक फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो इन्फेंट्स के ऊपर या एडोलेसेंट के ऊपर स्क्रीन टाइम को लेके, अब इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो गई हैं, तो कुछ सिग्निफिकेंट रिसर्च को उठा के और आपने उनकी फाइंडिंग्स को लिख दिया कि ये रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक के अंदर और ये उसका क्या है, ये आउटकम है, ठीक है। अच्छा, तो बैकग्राउंड में आप सारी चीजें बताओगे कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इस टॉपिक पे, क्या क्या रिसर्चेस अभी तक हो चुकी हैं। फिर इसके बाद आपका रिसर्च क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ये रिसर्च हो गई है तो आप इस टॉपिक में क्या रिसर्च करोगे, तो वो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के अंदर बताते हो कि ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं इस टॉपिक के अंदर काम करूंगी, फाइन। देन आप रिसर्च मेथड्स लिखते हो। रिसर्च मेथड्स मतलब किस मेथड से आपने इस रिसर्च को करने का सोचा है। आपने एक क्वेश्चन बता दिया कि दिस इज व्हाट जिसपे मैं रिसर्च करूंगी, अब आप क्या कर रहे हो, मेथड्स पे काम करोगे कि मैं कैसे इस रिसर्च को करूंगी, इसमें मैं कैसे डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ, उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको मालूम है, सर्वे है, देन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपने मेथड सोचा है आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, एंड देन आपका आएगा वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान मतलब आप पूरा एक टाइमलाइन बताओगे, कब क्या कैसे आप रिसर्च करोगे और आपकी ये रिसर्च कितने टाइम में खत्म होगी, ठीक है। एंड लास्ट होता है आप बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में उन सोर्सेस को आप मेंशन करोगे, उन सोर्सेस को मेंशन करोगे जहां जो आपने पढ़ा है या जिनके काम को अपने प्रपोजल बनाने में आपने यूज किया है। तो बिब्लियोग्राफी में उसकी डिटेल आपको देनी होती है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि आपका रिसर्च हो गया है, इसके बारे में आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा। लिटरेचर रिव्यू मतलब आपकी इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी रिसर्चेज हैं प्रीवियस, वो पढ़ोगे आप और तब पता चलेगा आपको। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं लिटरेचर रिव्यू करने के, जैसे आप गूगल स्कॉलर पे देख लो, शोध गंगा, गंगोत्री। तो यहाँ पर आपको जाके इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी रिसर्चेज हैं, पास्ट रिसेंट के कुछ ले लो, 1 साल या 2 साल में जो रिसर्च हुई है प्रीवियस, उनको देख लो और आप देख लो कि उन्होंने क्या रिसर्च करा, क्या फाइंड आउट किया। तो उसकी एक शॉर्ट आपको समरी टाइप का लिखना होगा बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सीक्वेंस से आता है लगाने के लिए, बिल्कुल सीक्वेंस। अगर आप देखो इस बार आपके जो अगस्त में एग्जाम हुआ है, बहुत सीक्वेंस वाले आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ओके, चलो, सो अभी हमने क्या किया, प्रपोजल लिख लिया। अब प्रपोजल आपका क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, अब आप रिसर्च कर रहे हो। अब रिसर्च के पूरे स्टेप्स क्या होते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो रिसर्च के कुछ ये स्टेप्स हैं, किसी बुक में आपको 7 स्टेप्स मिल जाएंगे, किसी में आपको 10 मिल जाएंगे, किसी में 9, किसी में 8। तो देखो स्टेप्स यही होते हैं।
किसी में अगर हम इस तरह से बात करें तो आपका क्या है, इनको एक करके लिखा जा सकता है। जैसे आपको अलग से सैंपल और अलग से डेटा कलेक्शन ना लिख के सिंपल लिख दिया जाए कैरी आउट रिसर्च प्रोसेस। अब इसमें सब आ जाएगा, रिसर्च प्रोसेस को कैरी आउट करना मतलब सैंपल सेलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो। तो स्टेप्स इतने ही है, कहीं पर हम उसको बढ़ा के लिख देंगे जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पर उसको और ज्यादा कंसाइज करके लिख देंगे। एनीवेज हमारा जो रिसर्च है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा रिसर्च स्टार्ट होता है विद अ प्रॉब्लम। हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो रिसर्च स्टार्ट होगी प्रॉब्लम से, जिसपे आपको, आप बेसिकली देखो प्रॉब्लम अलग अलग तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ लो, उसमें से आपको कुछ गैप पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस टॉपिक पे हम काम कर सकते हैं। या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे कि एक इंसान है, उसने हमेशा से कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करी है या उसने देखा है लोगों को फेस करते हुए, तो उस पर रिसर्च करने का सोच सकता है कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज आप नेचर लवर हो, आप हमेशा जो है नेचर के आसपास रहना और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद है, और आपका धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जिन पेड़ों को धूप बहुत अच्छी मिल रही है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और सेम टाइप के प्लांट को हमने धूप में नहीं उतना, या उतनी धूप का एक्सपोजर उसको नहीं मिला, तो वो छोटा रह गया, उसकी ग्रोथ कम हो गई। अब आप ये स्टडी करना चाहते हो सपोज कि ये सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्लांट की ग्रोथ पे, तो ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो रिसर्च प्रॉब्लम आपके एक्सपीरियंस से आ सकती है, आप अपने गाइड से या एक्सपर्ट से बात करोगे तो वहां से भी आपको एक प्रॉब्लम वो आपको बता देंगे, और इट कुड भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप करोगे आप करोगे स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद आप लिटरेचर देखोगे, मतलब इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, रीसेंट वाले ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना कि अभी हाल फिलहाल में, लाइक 2-3 साल आप रिसर्च जो हुई है 2-3 साल के टाइम पीरियड में उसको देख लो। तो यू विल इवेल्युएट द लिटरेचर। इससे क्या पता चलेगा, बहुत सारी नॉलेज हमको होती है लिटरेचर को रिव्यू करके। जैसे दो दो चीजें मैं बताती हूँ कि रिसर्च लिटरेचर के दो फायदे क्या हैं। एक तो आपको गैप मिलेगा, गैप जिसको लैक्यूना बोलते हो, अभी हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, आपको इस टॉपिक की ना नॉलेज होगी और ज्यादा। आप किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो तो उस टॉपिक की जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सो यस, तो क्या है, आपका गैप एंड नॉलेज, दो चीजों का हमें पता चलता है जब हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं। जब हमें नॉलेज मिल गई उस टॉपिक के ऊपर, हमने और ज्यादा अच्छे से उस टॉपिक को समझ लिया, तो हम एक हाइपोथेसिस देंगे अपनी प्रॉब्लम का। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। टेंटेटिव मतलब अस्थायी। प्रॉब्लम देखो आपके पास है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको क्या लग रहा है, वो आपने जब बैकग्राउंड नॉलेज ली तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो वो आपकी हाइपोथेसिस होगी, एंड हाइपोथेसिस इज बेसिकली समथिंग जो आप टेस्ट करना चाहते हो, जो आप प्रूव करना चाहते हो अपने रिसर्च में, ठीक। देन यस, देन अब जो हमने क्या कर लिया है, हाइपोथेसिस बना ली है, तब हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। अब देखो रिसर्च डिजाइन के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसपे हमारा क्वेश्चन आया है। रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स 4 होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है भी उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन फिर आपने प्लान बना लिया रिसर्च का, तब चलो सैंपल सेलेक्ट करो, उनसे डेटा कलेक्ट करो। फिर अपने डेटा को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि डेटा क्या बोल रहा है। उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, जहां से आप जनरलाइज करके और अपनी रिपोर्ट राइटिंग करोगे। तो ये आपके क्या है, ये आपके स्टेप्स हैं रिसर्च के। मैं नहीं समझी तान्या, आप क्या पूछ रहे हो, प्लीज आस्क इट अगेन। तो देखो अभी आपने क्या देखा, स्टेप्स देखा रिसर्च का, क्या ये समझ में आया यहां तक, किसी को कोई डाउट। नहीं, हाइपोथेसिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। हाइपोथेसिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सोल्यूशन। जैसे सपोज कि आपको एक प्रॉब्लम है आपके सामने, आप एक सपोज आप टीचर हो या आपने देखा है अपने आसपास बच्चों को कि अब आज के टाइम के जो बच्चे हैं ना उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। और बीइंग हैविंग दिस एक्सपीरियंस कि भाई हमारा जो है बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की कमी हो गई है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हम तो कंसंट्रेट करते थे, हम किसी गेम को खेलते थे तो हम घंटों घंटों खेल लेते थे, लेकिन आज के बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे बोर हो जाते हैं।
तो ये क्यों है? अब ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। अब इसके ऊपर आपको कुछ तो लग रहा होगा कि ये रीजन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो वो जो आपको लग रहा है कि ये रीजन है इस प्रॉब्लम का, जैसे इट कुड बी आपको लग रहा है आज के बच्चों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोन इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से बच्चे आजकल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप इसी को टेस्ट करना चाहते हो, तो ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई क्या, कि आपको जो लग रहा है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो दिस इज हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम क्या थी? कंसंट्रेशन कम हो गया। एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? कि इस वजह से हो रहा है। क्लियर है? रूबल वो आपको मिल जाएगा जब आपने बैच ले लिया ना, तो आपको उसका स्टडी प्लान मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे टाइमिंग्स दिए होंगे, पेपर 1 के पेपर 2 के सारे। चले, अब हम आते हैं स्टेप्स के ऊपर। स्टेप्स के अंदर क्या है, हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो। प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करोगे ये भी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नहीं, स्केल्स डेटा कलेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, सो कैसे आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। इट कुड बी आपका एक्सपीरियंस। ठीक, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। एक्सपीरियंस के अलावा आप अपने कलीग से, एक्सपर्ट से बात करोगे, तब भी आपको एक प्रॉब्लम समझ में आएगी। या इट कुड भी आपने लिटरेचर्स जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं वो पढ़ा। कई बार आपके जो भी आप आगे भी पढ़ोगे कि आप सजेशंस भी देते हो अपने रिसर्च में कि अगर फर्दर इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो इस पे कर सकते हो। तो आप जब प्रीवियस रिसर्च पढ़ोगे तो वहां से एक हमें आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है। तो आपने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया कि दिस इज व्हाट जिसपे मैं रिसर्च करूंगी। क्लियर है? नाउ, ना अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अच्छा, स्टेप नंबर 2 से पहले मैंने 2 एग्जांपल्स डाली है रिसर्च प्रॉब्लम की, उसको देख लो एक बार आप। जैसे रूरल एरिया में यूनिसेफ की टीम गई और यूनिसेफ की टीम ने ये देखा कि कुछ ऐसे रूरल एरिया हैं जहां का अटेंडेंस, फीमेल का अटेंडेंस 75% तक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे एरियाज भी हैं जहां पर 10% या उससे भी कम अटेंडेंस देखने को मिला इन फीमेल्स। तो क्या रीजन हो सकता है इस डिस्क्रिपेंसी का? ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा है कि गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स ले रहा है ताकि रूरल एरियाज में लोन, क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके, लेकिन अभी इसका स्टेटस क्या है? ठीक है, सपोज आप इस पे रिसर्च करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने तो सारे एफर्ट्स लिए, तो अभी भी क्यों रूरल एरिया में क्रेडिट पॉसिबल नहीं है, या क्रेडिट की कमी है, या लोगों के पास अभी भी क्यों लोग कहते हैं कि हमें काम करना है लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हो सकता है आपका प्रॉब्लम कि आप इसका स्टेटस जानना चाहते हो। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है समझ में आ गया सबको? किस चीज का पीडीएफ? इस क्लास की पीडीएफ नहीं, अगर आपको पेड क्लासेस के अंदर पीडीएफ वही मिल जाएगी। पेड क्लासेस में ही आपको पीडीएफ मिलेगी, फ्री क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है। नहीं नहीं, क्यों दोबारा लोगे तांटिया? ऑब्वियसली अगर आप ले चुके हो तो दोबारा बैच क्यों लोगे? क्लियर है यहाँ पर सबको? रिसर्च प्रॉब्लम में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 होता है रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर क्या होती है? लिटरेचर होती है इस टॉपिक पे जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हो उससे जुड़ी हुई जो भी आपको ऐसी रिसोर्स मिल जाए जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे। मतलब मैं सपोज क्या रिसर्च कर रही हूँ कंसंट्रेशन के ऊपर, अब कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई कोई बुक हो, कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई कोई रिसर्च हुई हो, तो वो सारी मेरी लिटरेचर है। तो कहीं भी मुझे इस टॉपिक से जुड़ी हुई नॉलेज मिल रही है तो दैट इज अ लिटरेचर फॉर मी। लिटरेचर हो सकती है कोई कॉन्फ्रेंस का पेपर, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट, कोई जर्नल्स, कोई बुक, वो सारी आपके लिए क्या है? लिटरेचर है। अब लिटरेचर में आप जाओगे, जो प्रीवियस रिसर्च हो गई है उनको पढ़ोगे और फिर वहां से आपको इस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस टॉपिक के बारे में और समझ लगेगी कि इसमें है क्या, क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या फाइंडिंग्स। तो आपको एक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पे काफी ब्रॉड हो जाएगा। तो एक तो हमें लिटरेचर रिव्यू करके नॉलेज मिलती है, प्लस लिटरेचर रिव्यू करके आपको क्या मिलता है? गैप का पता चलता है। यहां पर भी क्वेश्चन बन चुका है, गैप का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा था, क्या आप इसको लैक्यूना भी बोलते हो? सो दिस वाज आस्क्ड इन द
प्रीवियस ईयर। लैक्यूना या गैप होता है, किसी टॉपिक पे रिसर्च हुई जरूर है लेकिन वो टॉपिक अंडर रिसर्च्ड है, मतलब अभी पूरी तरह से उस पर रिसर्च नहीं हुई है। या किसी टॉपिक पे रिसर्च हुई है लेकिन उसकी फाइंडिंग से आप सहमत नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स। हो सकता है आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ और होता है, या आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, तो आप उसकी फाइंडिंग से नहीं हो सेटिस्फाइड। या गैप का मतलब ये भी होता है कोई टॉपिक जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसपे रिसर्च हुई ही नहीं है। एक तो आपने देखा कि हुई है लेकिन कम हुई है, या जिसको हम अंडर रिसर्च बोलेंगे, फिर आप बोल रहे हो कि उसके रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तीसरा, अनएक्सप्लोर्ड एरिया का भी आपको गैप, गैप इज अनएक्सप्लोर्ड एरिया, ठीक है। सो व्हाट इज गैप? गैप इज जिस टॉपिक पे रिसर्च करना आपको लग रहा है कि हो सकता है भी इस पे रिसर्च नहीं हुई है, कम हुई है, या इसकी फाइंडिंग सही नहीं है, तो वो आपके लिए गैप होता है, ठीक है। सो आपने लिटरेचर रिव्यू करा जिससे आपको गैप का पता चला, आपको नॉलेज मिली। अब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपके पास आईसीटी टूल्स हैं आज के टाइम पे, मतलब आपको अब जाके लाइब्रेरी में बैठ के घंटों नहीं बिताने हैं, और लाइब्रेरी में जाके नहीं आपको अपने टॉपिक पे सर्च करना है। अब आईसीटी टूल्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि शोध गंगा की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पर आपको सारी इंडियन थीसिस मिल जाएंगी। आप अपने टॉपिक को जब आप कीवर्ड सर्च करोगे, टॉपिक लिख दो, उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी रिसर्च हुई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो आपके सामने खुल के आ जाएंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ लो। तो एक लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका, और ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते आपके। शोध गंगा है, देन यू हैव मेनी अदर सोर्सेज एज वेल, जिसमें आपका आ जाएगा गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिया, ईडीयू, ये सारी चीजें आपके अंदर आपको मिल जाएगी लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। तो मैंने अभी एक वीडियो कुछ टाइम पहले आईसीटी इन रिसर्च करके एक वीडियो आपको दी थी, आप उसको सर्च करके देखोगे ना, तो उसमें रिसर्च के अंदर अलग अलग स्टेप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो उसकी पूरी डिटेल आपको, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसको एक बार पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, आपको काफी वहां से हेल्प मिलेगी। तो हमने क्या करा, लिटरेचर रिव्यू कर ली। जब हमें टॉपिक की एक बैकग्राउंड नॉलेज हो गई है, टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लग गई है, तब हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है आपकी एक टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपने क्या जो फर्स्ट स्टेप में बनाई, उसका एक आप सोल्यूशन बता रहे हो कि ये मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंसंट्रेशन आप बोल रहे हो कम हो रहा है, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज के बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। और इट कुड बी आज छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, उनको हर एक बात पे वो चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। रीजन आपको क्या लग रहा है? तो जो आपको लग रहा है ना, जो आपने प्रीवियस रिसर्च पढ़ के देखा, समझा, या आपने अपने एक्सपीरियंस से आपको लगा कि ये रीजन हो सकता है, अब आप इसको प्रूव करना चाहते हो, तो वो आपकी हाइपोथेसिस है। अब देखो, जो आपका मानना है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि नहीं? हम कितनी कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, कितनी कुछ चीजें हैं जो हम खुद से सोच लेते हैं, लेकिन क्या वो सारी चीजें सही होती है? नहीं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको हम टेंटेटिव बोलते हैं। अभी ये मेरा मानना है, ठीक है, अभी ये मेरा अजम्पशन है, ये आगे चल के हम जब रिसर्च में प्रूव करेंगे तब ये क्या होगा, एक आपका परमानेंट थिंग हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये क्या है, टेंटेटिव है। क्लियर है? हाँ, तो आप हाइपोथेसिस बनाओगे। अच्छा, इस स्टेप पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी हमने यूट्यूब पे भी कई बार प्रैक्टिस किया, प्रीवियस या क्वेश्चन था ये, वहां पर आपको स्टेप्स लगाना था रिसर्च का, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग था। तो स्टूडेंट्स ने हाइपोथेसिस नाम देख के उसको स्टेप नंबर 3 में डाल दिया था। नो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग लास्ट में जाता है। यहाँ पे क्या आता है, हाइपोथेसिस मेकिंग। और जब हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, तो कौन सी हाइपोथेसिस बनती है? नल और ऑल्टरनेट नहीं बनती है। ये हाइपोथेसिस हमारी बनती है वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? तो हमने प्रॉब्लम अपनी देखी, प्रॉब्लम पे हमें जो सोल्यूशन लग रहा है वो हमने देखा, सोल्यूशन ये हो सकता है प्रॉब्लम का, फिर इसी को आप टेस्ट करोगे आगे जाके, तो इसीलिए अभी हम इसको टेंटेटिव बोलते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे मोटापा आपकी प्रॉब्लम है, आप मोटापे पे स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शुगरी ड्रिंक्स, या कोई भी आपका हो सकता है, यहाँ पे इस रिसर्चर को लग रहा है कि शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करने से ओबेसिटी हो रही है, या आपको में भी लग सकता है कि आजकल लाइफस्टाइल लोगों की बहुत खराब हो गई है, तो इस वजह से ओबेसिटी हो रही है। इट कुड बी कि आज के लोग जंक बहुत प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए ओबेसिटी हो गई है। तो देखो, ओबेसिटी के कई सारे आपके हो सकते हैं मानने की इस वजह से हो रहा है। इस रिसर्चर ने बोला कि इसके वजह से हो रहा है क्या, वो ये प्रूव करना चाहता है। तो हाइपोथेसिस आपकी अपनी खुद की हो सकती है,
ठीक है। एंड एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, सबसे क्रिएटिव स्टेप रिसर्च के अंदर कौन सा होता है? तो क्रिएटिव स्टेप आपकी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत से लोगों ने बोला था प्रॉब्लम इज क्रिएटिव, नहीं, प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च आपको लग रहा है हो सकती है, जिस पे आपको लग रहा है कि भाई इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं हुई, तो प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटिव। व्हाट इज क्रिएटिव इज हाइपोथेसिस। सोल्यूशन आपका बहुत क्रिएटिव हो सकता है, आपको जो भी लग रहा है उसके ऊपर आप टेस्ट करके देख लो, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस आप देख रहे हो इस टॉपिक पे अलग अलग आपकी बन सकती है हाइपोथेसिस, इस रिसर्चर ने ये टेस्ट करना है। दूसरा देखो, अगर आप 7 घंटे की स्लीप लोगे तो कम आपको फटीग फील होगा, कम थकान लगेगी। बहुत और आपके हाइपोथेसिस हो सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं 5 घंटे नींद ले लो, या बहुत से लोग बोलेंगे कि नींद नहीं भी ली है तो ये वाला कफीन, आप कैफीन ले लो, आपको बिल्कुल थकान नहीं लगेगी। रेड बुल ले लो, बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाओगे। अब बहुत सारे अलग अलग आपके रिसर्च इस टॉपिक पे बन सकते, हाइपोथेसिस इस टॉपिक पे बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, स्लीप इम्पैक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपकी स्लीप आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी, रिसर्चर इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, आई बिलीव सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन हम फटाफट से करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? ठीक है, सी एंड डी दो ऑप्शंस लग रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड एरिया एंड सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। नहीं, फर्स्ट स्टेप पूछा है ना, तो डी क्यों लग रहा है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढने लग जाओगे फर्स्ट स्टेप में, पहले तो प्रॉब्लम ढूंढोगे, ठीक। तो सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया देखोगे जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं रिसर्च करना चाहता हूं कॉन्सेंट्रेशन पे, अब ये एक ब्रॉड एरिया है, क्यों? क्योंकि अभी आपने एक सोचा कि चलो इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, अब ये एरिया आप आगे जाके बाइफोकेट करोगे कि किस चीज से जुड़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। इट कुड बी दिस कि बच्चे किस तरह के काम में कॉन्सेंट्रेशन उनकी कमी है, वो आप एक एरिया हो सकता है। और इट कुड बी आप जब लिटरेचर्स अलग अलग पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, फिर आप नैरो डाउन करोगे अपने टॉपिक को कि मैं इस पे करूंगा, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ब्रॉड एरिया इज जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो आपने बोला मैं मार्केटिंग पे रिसर्च करूंगी, ठीक है। कॉमर्स के अंदर में मार्केटिंग पे, तो ये एक ब्रॉड एरिया है, मार्केटिंग के अंदर क्या रिसर्च करनी है वो आप आगे देखोगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, एग्जैक्टली ब्रॉड को नैरो डाउन करना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये अगला क्वेश्चन है, आपको मुझे स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। मैं एक बार पोल ऑन कर लूं एंड देन फिर हम पोल पे आंसर करेंगे। यस, प्लीज एवरीवन, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। कमेंट पे आंसर कर लेना, आपको कहीं और आंसर नहीं करना है, बस कमेंट पे आंसर करो, मुझे आंसर्स आपके मिल जाएंगे। तो ये इजी है ना, हमें यहाँ पता है कि रिसर्च स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से, स्टार्ट होगा 3 से, दैट इज एक ही ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट आंसर होगा सी। 100% पीपल करेक्ट। तो पहले आप प्रॉब्लम देखोगे, फिर लिटरेचर होगी, फिर हाइपोथेसिस होगी, फिर डिजाइन बनेगी, फिर डेटा कलेक्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि मुझे ये चीज प्रूव करनी है, अब डिजाइन बनेगी। डिजाइन को आप और भी नामों से जानते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो अलग अलग नामों से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए सारे नाम पता होना चाहिए। पहला फ्रेमवर्क है, इसको ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, आपने क्या किया, रिसर्च की डिजाइन, मतलब रिसर्च में आपने प्लानिंग करी। अब आपको पता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप क्या चीज प्रूव करना चाहते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाओगे कि मैं कैसे क्या करूंगा, कब करूंगा, डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा, सैंपल कैसे सेलेक्ट करूंगा,
मेरे क्वेश्चन अगर होंगे तो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चंस जाएंगे, फिर मैं उसको एनालाइज कैसे करूंगा, वो सब कुछ यहाँ पे आप प्लान करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ रिसर्च से जुड़ी हुई जो आप रिसर्च में आगे करने वाले हो वो सब कुछ क्या करोगे, प्लान कर लोगे। ठीक, अब आपने प्लान करना है रिसर्च डिजाइन के अंदर, तो उसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं। मतलब हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन के अंदर हम 4 चीजों को प्लान करते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इन कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आपके आए थे। तो रिसर्च डिजाइन के आपके 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब प्लानिंग किन 4 चीजों की करते हो। तो पहला आपका कहलाता है सैम्पलिंग डिजाइन, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि किस तरह का मुझे सैंपल, किस तरह की सैम्पलिंग मेथड से मैं सैंपल लूंगा। फाइन, तो पॉपुलेशन कौन होगी, इसमें से सैंपल लेने का मेरा तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मेथड होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होगा। प्रोबेबिलिटी भी है तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो कौन सा मेरा मेथड होगा जिससे मैं सैम्पलिंग करूंगा पॉपुलेशन से सैंपल उठाने के लिए। तो यहाँ पे पूरा आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि पॉपुलेशन होगा कौन मेरा। अब जब इस पॉपुलेशन से मैं सैंपल लूंगी तो उसका मेथड क्या होगा। अब जब आप सैम्पलिंग वाला क्लास करोगे तो उसमें आप देखोगे सैम्पलिंग के आपके प्रोबेबिलिटी मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड दोनों होते हैं। और फिर अब प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर भी आपके 5 मेथड्स आएंगे, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपके मेथड्स आएंगे, इसके अंदर 6 आते हैं। तो कौन सा मेथड आपको एग्जैक्टली लेना है वो सब कुछ यहाँ पर प्लान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सो ये मेरा पहला कंपोनेंट हो गया रिसर्च डिजाइन का। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, जिसके अंदर आप 2 चीजें देखते हो, डेटा कलेक्ट करने का आपका मेथड क्या होगा। क्या मैं, और जो ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उसको मैं कैसे करूंगी, रियल सेटिंग में करूंगी, या मैं उनको लैब में बुला के ऑब्जर्व करूंगी, कोवर्ट रिसर्च होगी, ओवर्ट रिसर्च होगी, वो सारी चीजें आप प्लान करते हो। तो आप एक तो ये सोचते हो कि मेरा डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा। अगर डेटा कलेक्शन का मेथड आपका है कि मैं क्वेश्चनर के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स लूंगी, तो वो क्वेश्चनर क्या है वो भी यही प्लान करोगे, क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, मतलब इंटरव्यू लोगे, तो वो सब कुछ यहाँ पे प्लान करोगे। दैट इज डेटा कलेक्शन मेथड होगा आपका। एंड दूसरा होगा आपका कि अगर आप क्वेश्चनर्स बना रहे हो या आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो सारी चीजें आप यहीं पर डिसाइड कर लोगे, क्वेश्चंस डिसाइड करोगे, डेटा कलेक्शन का मेथड डिसाइड करोगे, सारी चीजें आएगी। ठीक है, किस कंडीशन में करोगे एग्जैक्टली exactly? अतुल, अभी आप अगर 2.0 लोगे तो क्लासेस जनवरी तक चलेंगी, बट आपके एग्जाम से पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद मिलती जाएंगी, मतलब हमने आज कोई क्लास ली, इसके ठीक बाद आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिकल डिजाइन पे। तो स्टैटिस्टिकल डिजाइन के अंदर आप एनालिसिस से जुड़ी हुई प्लानिंग करते हो। अब देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, फिर उसके अंदर भी वैरायटी है। तो यहाँ आप उस टेस्ट के बारे में सोचते हो, प्लान करते हो, जो आपको अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए चूज करना है। एंड नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन में आप हर स्टेज में क्या टाइम लगेगा, आप उसको कब करोगे, कैसे करोगे, उसका पूरा प्लान बनाते हो। मतलब आपने पूरा अभी तक प्लान कर लिया, सैम्पलिंग ये मेथड से करूंगी मैं इस तरह से डेटा कलेक्ट करूंगी, फिर आपने ये सोच लिया एनालाइज ऐसे करूंगी। अब उसका पूरा एक ट्रैजेक्टरी डिसाइड करना कि ये इस टाइम पे होगा, फिर मैं इतने टाइम के अंदर ये कर लूंगी, फिर मैं इतने टाइम के अंदर ये कर लूंगी। तो ये ऑपरेशनल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आपने बोला कि मेरे पास 3 महीने हैं, 3 महीने में मैं ये चीजें करूंगी। अब आप एक पूरा जब टाइम पीरियड डिसाइड करते हो कि 1 महीने के अंदर मुझे मेरा पेपर 1 कंप्लीट करना है, फिर 1 महीने के अंदर मैं पेपर 2 कंप्लीट करूंगी, और फिर बच्चे 1 महीने के अंदर मैं रिविजन करूंगी, क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो आपने एक पूरा क्या किया, अपने ऑपरेशन को प्लान कर लिया कि इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा। तो दिस इज योर ऑपरेशनल डिजाइन। क्लियर है, क्लियर है यहां तक मुझे बता दें। क्लास इस टाइम पे ही होती है 12 बजे, लेकिन मेरे क्लासेस 3 दिन होते हैं हफ्ते में, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 12 बजे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो आपकी रिसर्च डिजाइन हो गई। अब हम आते हैं कि हमने प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग कर ली है तो काम करना शुरू करो रिसर्च का। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर आपका आता है सैम्पलिंग। ठीक है,
रिसर्च के अंदर आप जब ने आपने डिजाइन बना ली, तो उसके बाद आप सबसे पहले सैंपल अपना सेलेक्ट करोगे, और सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आप आगे का काम करोगे। तो सैंपलिंग के अंदर हम करते क्या है, सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशन होती है, उससे सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, सपोज हम एग्जांपल, हमने कॉन्सेंट्रेशन की हम ले रहे हैं स्टार्टिंग से, कि आज के जो बच्चे हैं उनके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो गई है, बड़ों के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अब एग्जैक्टली डिसाइड करो कि रिसर्च किस पे करनी है। तो आप बोल रहे हो कि मैं रिसर्च करूंगी 12 से लेके 18 साल वाले बच्चों की, कि इनमें कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो गई। अब 12 से 18 साल के बच्चे आपकी पॉपुलेशन है, इंडिया में 12 से 18 साल वाले बच्चे कितने होंगे? आप बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा होंगे, चलो हम एक नंबर ले लेते हैं, चलो 10 लाख होंगे, एज्यूम कर लो। 12 से लेके 18 साल की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो 10 लाख है, ठीक, हमने अज्यूम कर लिया। अब इन 10 लाख लोगों पे आपको स्टडी करना पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप बोलो मैम 10 लाख क्या 1 लाख होगा, तब भी नहीं हो सकता। 10,000 लोगों को भी आप दे दोगे तब भी मुश्किल होगा करना। तो आप एक सैंपल लोगे, पॉपुलेशन में से एक नमूना उठाओगे कि मैं इन पे रिसर्च करके देखता हूं, जो रिजल्ट, जो मेरी फाइंडिंग होगी, फिर मैं उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करूंगा। सो तो रिसर्चर इस पॉपुलेशन में से क्या करता है, एक सैंपल को सिलेक्ट करता है। अब सैंपल ऐसे थोड़ी है कि आपने बोला अच्छा मैं 10 लोगों को ले लेता हूं, किसी भी 10 लोगों को आपने बुला लिया और आपने रिसर्च कर ली, नहीं, ऐसे नहीं होता। सैंपलिंग के अपने मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, दो मेथड्स, अभी आप आगे पढ़ोगे, आज हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे उसको। तो जब आप सैंपलिंग का कोई भी एक मेथड सेलेक्ट करोगे, उसमें से आप, उस मेथड से आप सैंपल चुनोगे पॉपुलेशन में से। अब ये जो 10 लोग, 20 लोग, जितना भी आपने सोचा था आपके पास आ गए, इन्हीं के ऊपर आप रिसर्च करोगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सैम्पलिंग। अब हमने सैम्पलिंग मतलब सैंपल चुनने के बाद अगला स्टेप आपका ऑब्वियसली होगा डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग आपके पास तरीके होते हैं, जैसे सर्वे कर लो, या आप क्या कर सकते हो, आप जाके क्वेश्चनर दे दो उनको। इट कुड बी कि आपने इंटरव्यू कर लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप, बहुत सारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के। जो भी आपने प्लान किया होगा डिजाइन में, वो तो हम प्लान कर चुके हैं। तो सैंपल जैसे ही मिला, आपने उनसे डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, सो हमने क्या किया, डेटा हम कलेक्ट किया, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया प्रॉब्लम के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट द डेटा कलेक्शन मींस। डेटा कलेक्शन दो तरह का होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी डेटा तो वो जो आप खुद कलेक्ट करते हो, ये फर्स्ट हैंड एंड ओरिजिनल डेटा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड ओरिजिनल डेटा आपका, जो आप खुद जाओगे कलेक्ट करोगे अपने टॉपिक के ऊपर। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीजों के ऊपर डेटा मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा कलेक्टेड है, गवर्नमेंट सोर्सेज के पास है, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया था, हम उनसे डेटा ले लेते हैं। एंड अगर हम किसी और का कलेक्टेड डेटा उठा रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी, वो डेटा जो आपने खुद कलेक्ट किया हो अपनी रिसर्च के लिए, और आप उसको खुद अपने रिसर्च में यूज करो, तो वो प्राइमरी होगा, ठीक है। अब खुद कलेक्ट करने का मतलब है कि चाहे खुद किया हो या किसी से करवाया हो, लेकिन अपनी रिसर्च के लिए ही कराया हो। ऐसा नहीं है कि वो डेटा पहले से एग्जिस्टिंग था, आपने यूज कर लिया, अगर ऐसा है तो सेकेंडरी, और अगर खुद करवाया है या किया है तो प्राइमरी। क्लियर है ये पॉइंट? हिस्टोरिकल में प्राइमरी उसको बोलोगे अगर वो डेटा आपको मिल रहा है उस पर्सन से जो उस पर्टिकुलर सीन पे प्रेजेंट था। और सेकेंडरी होगा जो किसी ने सुना, जैसे आप उस टाइम पे सपोज इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंस की जब लड़ाई हुई, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके दादाजी थे, दादी जी थी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें खुद देखी, और अब आप उनसे लेके कोई अकाउंट अपनी रिसर्च करोगे, तो प्राइमरी डेटा है आपके लिए। लेकिन सेकेंडरी डेटा कब होगा, सेकेंडरी डेटा आपके लिए तब होगा जब वो किसी और ने कहीं से सुन के लिख दिया, और अब आप उसको लेके रिसर्च कर रहे हो, तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल जो है, मुझे बताओ क्लियर है, समझ में आ गया सबको, प्राइमरी डेटा क्या, सेकेंडरी डेटा क्या? यस। अब सबसे पहले देखो, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहीं पर हम स्केल्स
यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, जो कि आपकी है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो। देन कुछ और स्केल भी आती है जिसको हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बोलते हैं, गटमैन स्केल बोलते हैं, थर्स्टन स्केल, लिकर्ट स्केल। तो बहुत सारे स्केल्स हैं आपके रिसर्च के अंदर जो यूज किए जाते हैं। उसको हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत लेंदी टॉपिक है। तो आज तो हम उसको नहीं करेंगे, बट वी विल डेफिनेटली बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज सेकेंडरी। देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मतलब द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स। वो ऑफिशियल हो, दैट इज कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, या सपोज आपके किसी फ्रेंड ने डेटा कलेक्ट करा था अपनी रिसर्च के लिए, आपने उससे ले लिया, तो वो भी आपके लिए सेकेंडरी है। ठीक, तो ऐसे याद रखो इसको, सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और ने कलेक्ट किया हो। होपफुली इट इज क्लियर गाइज। यस, चलो, आई टेक योर डाउट्स, थोड़ी देर में ले लेती हूँ, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, फिर आपका जो भी बैच से रिलेटेड डाउट होगा ना, मैं उसको आंसर करके जाऊंगी। तो प्राइमरी डेटा आप जब कलेक्ट करते हो तो बहुत सारे आपके पास मेथड्स हो सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आपने प्लान कर लिया होगा, और प्लान करके आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब जब आपके पास डेटा आ गया है, तो उस डेटा को आप क्या करोगे? एनालाइज। जब डेटा आ चुका है तो डेटा को एनालाइज करोगे। अब डेटा एनालिसिस मतलब डेटा की टेस्टिंग यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले टेस्टिंग भी नहीं होगी, सबसे पहले होगा डेटा कह क्या रहा है। अब आपके पास बल्कि डेटास हैं, उसको आपको कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के कुछ उसको बोल सकते हो उसकी समरी निकालनी हो। तो ये डेटा एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हम समरी निकालते हैं। ठीक, व्हाट वी डू इज वी टेक आउट द समरी फ्रॉम द डेटा। तो डेटा एनालिसिस के दो मेन कैटेगरी होते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जो अंदर अंदर का है ना। अब यूजीसी की आदत ये हो गई है कि वो ऊपर ऊपर वाली चीजें नहीं पूछता, बट वो थोड़ा उसके अंदर डीप डाउन जाके पूछता है। तो ये जो अंदर है कि डेटा एनालिसिस के अंदर क्या करते हो, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा एनालिसिस जब करते हो तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। क्या आता है? एक होगा डेटा की प्रोसेसिंग करना, और दूसरा होता है डेटा का एक्सपोजिशन करना। तो डेटा की प्रोसेसिंग में आप सिंपल इतना करते हो कि एडिट कर लिया। अब कई बार आप जब डेटा किसी और से, सपोज आपने किसी और से कलेक्ट करवाया है डेटा, और किसी और से कलेक्ट सपोज नहीं भी कराया है, इतना बस आप समझ लो कि आपने पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चनर दिया कि इसको फिल करके दे देना। अब पार्टिसिपेंट्स ने हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर करे हो, कुछ ना किए हो, कुछ किया है तो उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया हो, ऊपर नीचे कर दिया हो, जहां पे एक्सप्लेन करना था वहां पे नंबर लिख दिया। जैसे आपने रेटिंग के लिए बोला, तो जहां पे रेटिंग देनी थी वहां पर एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे फीडबैक देना था वहां रेटिंग दे दी। कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ भी गलतियां हो गई हो तो आपके डेटा के अंदर, तो उसको आप सही करोगे, इसको हम एडिटिंग बोलते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स हम अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास भी तो अक्सर कभी मेल के ऊपर रेटिंग के लिए आ जाता है, फीडबैक के लिए आ जाता है। लाइक अमेजोन पे आप कॉल करोगे फिर फीडबैक आ जाता है। क्या हम उसको इतना ज्यादा केयरफुल होके सारी चीजें लिखते हैं उसमें? नहीं। मे बी कोई लिखता हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट राइट इट, है ना। जैसे कल ही मेरे पास एक अमेजोन में मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था, मेरे पास उनका सर्वे फॉर्म आया, मैंने क्या किया, जो स्टार देने वाली चीजें थी वो दे दी, और मैंने कब फीडबैक नहीं लिखा। फीडबैक में बहुत ज्यादा टाइम हो तो कभी तो लिख देती हूँ, अदरवाइज स्किप कर देती हूँ उसको, ऑप्शनल होता है तो ये क्या था, मैंने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ध्यान दे के बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके एफर्ट लगा के वहां पे वो काम किया। लेकिन अभी अगर आपका कोई फॉर्म होता तो उस फॉर्म को तो हम बहुत ध्यान देके करते ना, कि हमारी गलती नहीं हो जाए एक भी। तो जब हम किसी को क्वेश्चनर देते हैं तो हो सकता है, नॉट ऑलवेज, बट हो सकता है पार्टिसिपेंट्स केयरफुल नहीं थे, पार्टिसिपेंट्स किसी वजह से उनका ध्यान भटक गया, उन्होंने कुछ गलत लिख दिया हो। तो आपको सबसे पहले डेटा की एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, अब जो आपने एडिटिंग कर ली तो उसके बाद डेटा की कोडिंग होती है, ये कोडिंग होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो डेटा खुद ही कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, आपको उसकी कोडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वालिटेटिव डेटा होते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड्स में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास काफी बड़े बड़े सेंटेंस या पैराग्राफ में आपके पास डेटा होता है। उसको कोड देना, सपोज मैंने आपसे फीडबैक मांगा कि आपका फीडबैक क्या है, आपका क्या सजेशन है कि हम क्या करें कि और बेटर हो जाए आपका एक्सपीरियंस। तो मे बी आप बोल रहे हो कि मैम और थ्योरी दो, या आपका हो सकता है सजेशन कि मैम थोड़ा सा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एनहांस करो, टेक्निकल इशू कम करें। हो सकता है कि आपने बोला कि मैम टाइम चेंज कर लो। तो कुछ भी आपके अलग अलग क्या हैं, सजेशंस हैं, सबका एक सजेशन तो होगा नहीं।
तो अब देखो कितनी कैटेगरी बन गई, अभी मैंने आपको बताया 4 कैटेगरी बन गई ना। तो एक था जिसने बोला कि मैम थ्योरी चाहिए, तो वो क्लास से रिलेटेड आपका हो गया एक कोड। एक ने बोला टेक्निकल इशू, तो वो टेक्निकल आपके क्लास के अंदर आ गया। एक ने बोला कि हमें जो है टाइमिंग्स चेंज करनी है, तो वो टाइमिंग एंड अदर पैरामीटर्स के अंदर आ गया। तो आप अलग अलग उसको क्लासेस में अरेंज कर रहे हो, क्लासेस के अंदर डालने से पहले कोड दोगे कि ये डेटा इससे रिलेटेड है, ये डेटा इससे रिलेटेड है, तो दैट इज नोन एज कोडिंग। ठीक है, फिर क्लासिफाई, जो कोड आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में रखोगे, टेबल बनाओगे डेटा की, तो दिस इज व्हाट, ये डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ा है। अब डेटा प्रोसेसिंग में ये होता है एंड इसके भी स्टेप्स है, डेटा प्रोसेसिंग के भी स्टेप्स है, मैं थोड़ी देर में आपको और पढ़ाती हूँ इसके बारे में। अब एक्सपोजिशन क्या, एक्सपोजिशन मतलब डेटा टैब्यूलेट कर लिया, डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपने रख लिया। अभी आपके पास रॉ डेटा था, उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में रख लिया। जैसे डीआई के क्वेश्चंस आते हैं तो टेबल्स में रखे होते हैं आपके पास डेटा ना, तो ठीक उसी तरह से आप भी अपने रिसर्च के डेटा को टेबल्स में रख लोगे। व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज उसका एक्सपोजिशन करोगे, मतलब डेटा का डिस्क्रिप्शन, डेटा का नरेशन, डेटा कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सब कुछ एक्सपोजिशन के अंदर आएगा। मतलब डेटा को आप एक तरह से, डेटा क्या बोल रहा है उसको एक्सपोज कर रहे हो। तो ऐसे याद कर लो, आपने डेटा से उसका मतलब निकाला, उसको डिस्क्राइब किया कि भाई डेटा बोल क्या रहा है, डेटा क्या कंक्लूड डेटा से हम कर सकते हैं, तो डेटा एक्सपोजिशन इसको बोलते हैं। अच्छा, सो अब अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें, तो डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को मैनेज करना, फिर डेटा की फाइंडिंग्स निकालना, ये पूरा एनालिसिस होता है। एनालिसिस के अंदर दो चीजें आती है, एक प्रोसेसिंग, एक एक्सपोजिशन। तो डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या है, वो ये है, इसको आप याद रखोगे। पहले एडिटिंग होती है, एडिटिंग में आप जब सेटिस्फाइड हो गए कि डेटा सही है, फिर आप क्या करोगे, डेटा को की कोडिंग करोगे। क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद अलग अलग क्लासेस में रखोगे, टेबल्स बनाओगे, और इफ रिक्वायर्ड डायग्राम्स बनते हैं। अगर जरूरी नहीं है तो फिर डायग्राम नहीं बनते, तो वो आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको डायग्राम चाहिए नहीं चाहिए। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ ले। यस, ओके। चलो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अभी मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करूंगी। पहले ये जल्दी से 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स और बचे हैं, उसको देख लो। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, डेटा एनालाइज कर लिया, डेटा से उसकी मीन मोड मीडियन सब निकाल लिया, वैल्यूज निकाल ली। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, जिसमें आप अलग अलग जो आपके हाइपोथेसिस के टेस्ट है ना, वो लगाओगे। आपको मालूम है हाइपोथेसिस के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जी टेस्ट, टी एफ काई स्क्वायर टेस्ट, एच टेस्ट होता है आपका, यू टेस्ट होता है, कोरिलेशन टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हम कोई भी टेस्ट यूज करेंगे अपने रिसर्च के अंदर, वो डिपेंड करेगा उसके पर्पस के ऊपर। जैसे मुझे मीन का कंपैरिजन करना है तो फिर मैं यूज करूंगी या तो टी टेस्ट या जी टेस्ट। अगेन लार्ज सैंपल है तो जी यूज होगा, स्मॉल है तो टी। तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस आप एक टेस्ट यूज करते हो, उस टेस्ट के अंदर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो लगा के, और आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले को लगा के एंड देन आप एक आंसर निकालोगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी को बोलते हैं। फिर आप देखोगे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, फॉर्मूले में वैल्यू रखा, डिसीजन लिया, पी वैल्यू, और ट्रेडिशनल मेथड पे आपके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर वही करते हो, पी वैल्यू निकाला, फिर देखा पी वैल्यू के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, तो यू विल डू दैट अकॉर्डिंगली। एंड देन फिर आपने जब हाइपोथेसिस टेस्ट कर ली, तब आप कंक्लूड या जनरलाइज कर सकते हो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पोर्शन कंप्लीट क्लियर हो रहा है? हाँ जी जोगेश्वरी, ये क्लियर हो गया सबको कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हमने एक बार डेटा को एनालाइज कर लिया है तो हम डेटा के ऊपर टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपका टेस्ट क्या होगा, कि मेरी हाइपोथेसिस जो मैंने मानी थी, जैसे आपने बोला था कॉन्सेंट्रेशन फोन की वजह से कम हो रहा है, तो अब आप उसको टेस्ट करके देखोगे क्या एग्जैक्टली इसी वजह से हो रहा है, फोन की वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, या कोई और रीजन है। तो आपने उसको करके हाइपोथेसिस के अंदर आप इस पोजीशन में आ जाओगे हाइपोथेसिस टेस्ट करके, कि आपको पता हो जाएगा कि आपने जो माना था वो सही है या गलत है। ठीक है, अब जब आपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर ली है, तब आप क्या करोगे, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि हम रिसर्च करते हैं सैंपल पे, है ना। आपने 10 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च करनी थी और आपने सैंपल कितना लिया, सपोज 200 लोगों का लिया, सपोज 100 लोगों का सैंपल लिया। ये सैंपल पे रिसर्च हुई तो क्या हम इसको अपनी पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, हर एक बच्चे पे अप्लाई होगा या कुछ बच्चों पे अप्लाई होगा। सो इस तरह का रिजल्ट हो सकता है ना कि वो बच्चे जो 4 से ज्यादा 4 आवर्स से ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम के वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सब बच्चों का नहीं। ठीक है, तो आपने जनरलाइज कैसे किया कि वो सारे बच्चे जो 4 घंटे से ज्यादा देखते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। फाइन, तो ये आपने जनरलाइज किया यहाँ पे कि मेरा रिजल्ट किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। तो जनरलाइजेशन इज दिस कि रिजल्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में नहीं अप्लाई होगा, आपने उसको बताया। ठीक है, एंड लास्टली वो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर, अभी तो जनरलाइज कर रहे हो आप खुद से, एंड देन फिर उसको आप रिपोर्ट के अंदर लिख दोगे। और जब आप रिपोर्ट लिख दोगे तो आपकी रिसर्च क्या होगी, खत्म हो जाएगी। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ योर रिसर्च। जब आप रिपोर्ट लिख दोगे, आप जो अपनी थीसिस सबमिट कर देते हो ना और आपकी थीसिस पास हो जाती है, तो आपको फिर उसके बाद ही आपकी डिग्री मिलती है। तो रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ योर रिसर्च। फिर बिना रिपोर्ट के आप मान लो रिसर्च करके जनरलाइज करके बैठे हो अपना, मेरी रिसर्च तो हो गई, बट आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, बोला जाएगा रिपोर्ट लिख के दो। ठीक है, तो व्हेन यू राइट अ रिपोर्ट, व्हेन यू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी रिसर्च का फाइनल स्टेप होता है। हाँ, सैंपल से हर किसी पे अप्लाई करना इज व्हाट जनरलाइजेशन इज। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च और टेक्निक यूज। पहले इंग्लिश देखो, फिर मैं हिंदी भी बताती हूँ। हाँ, बहुत जगह 7 है, मैंने आपको बताया कि कहीं 7 मिलेगा, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10। तो वही है कि आपने एलाबोरेट कर दिया, जैसे एनालिसिस के अंदर ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी कर दिया, पर मैंने यहाँ पर आपको 2 अलग अलग स्टेप्स में बता दिया। तो वही चीज है कि कोई आपको हर चीज कंबाइन करके देगा एंड कोई आपको ऐसे एलाबोरेट करके देगा। मैंने इससे पहले आपको 7 स्टेप्स ही पढ़ाए थे, बट मुझे लगा ये सारे स्टेप्स में थोड़ा अलग अलग कर दूंगी तो और क्लियर होगा, क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने उसको 10 कराए, नहीं तो हमने अभी तक 7 ही पढ़ा था। ठीक है, चलो इसका आप जल्दी से क्वेश्चन मुझे बताओ, हिंदी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा बैचेस के बारे में मैं बताऊं, तो मैं आपको पेड बैच के अंदर पेपर 1 पढ़ाऊंगी, 5 यूनिट्स, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एलआर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड पेपर 2 के अंदर, कॉमर्स के अंदर, मैं आपको 2 यूनिट्स पढ़ाऊंगी। दिस इज व्हाट आई टीच। मेरी टाइमिंग जो आपको बैच के अंदर मिलेगी वो सुबह के 10 बजे मिलेगी। कुछ क्लासेस आपको, अभी एक यूनिट की क्लास आपको 12 बजे मिलेगी, 2.0 के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सारी क्लासेस आपको मेरे 10 बजे मिलेगी। एंड बाकी टीचर्स के टाइमिंग के लिए आप स्टडी प्लान मिल जाएगा जब बैच में एनरोल करोगे, वहां से चेक कर सकते हो। ओके एवरीवन, हिंदी देख लेते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे आप। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं आंसर ए होगा। ओके डन। सो यस, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। एक ऑप्शन से कर लोगे, कैसे करोगे। हाइपोथेसिस आपकी क्या होती है, आप अलग अलग चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हो। ठीक है, प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं इंक्वायर करूंगी। सैंपल क्या होती है, सबसेट फ्रॉम अ लार्जर सेट। अभी तो ये हमने पढ़ा है ना, पॉपुलेशन से सबसेट निकालना। डेटा एनालिसिस, अभी वी हैव सीन की टेबल्स और ग्राफ्स में रखना, ये किसके अंदर करते हो, एनालिसिस के अंदर करते हो। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप होमवर्क मतलब कमेंट्स में दोगे। आई थिंक अभी हमने यही क्वेश्चन किया है ना। नो, अभी सेम क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा होमवर्क देके जाऊंगी। इसका करेक्ट आंसर अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर 3 होगा। स्पेशल सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। पेपर 1 के अंदर मैं आपको 5 यूनिट्स पढ़ाती हूँ, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कॉमर्स एंड कौन से क्लासेस में पेपर 2 के अंदर पढ़ाऊंगी, कौन से यूनिट्स, तो इट विल बी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो वहाँ हायरार्की होती है, तो वो ऑर्डिनल स्केल में आएगा।
पेपर 1 की टाइमिंग नहीं शो हो रही है, पेपर 1 की टाइमिंग भी शो होगी। देखो मैं आपको टाइम बता दे रही हूँ, अभी मेरा जो क्लास स्टार्ट होगा कल से 2.0 के अंदर वो 12 बजे होगा। और बाकी क्लासेस आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगी, अगर वो स्टडी प्लान में नहीं दिख रहा है तो वो अपडेटेड आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हिंदी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, देखो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। वैसे 17th मतलब आज से स्टार्ट हो रही थी क्लासेस। एक बार आप अपने डैशबोर्ड में जाके चेक करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से दे देती हूँ, जो आपका एग्जाम में इस बार अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो मैं आपको क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला तो ये कि लोकेशन ऑफ अ प्लेस कौन सी स्केल के अंदर जाएगा, इज इट रेशियो स्केल और इज इट इंटरवल स्केल, ठीक है। ये आपका अगस्त का क्वेश्चन है, ठीक है, मैच करना था। तो लोकेशन रेशियो है या इंटरवल है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, क्रॉप का हार्वेस्ट कौन सी स्केल से मेजर कर सकते हो, रेशियो से या इंटरवल से, स्केल से, मतलब अनुपात या अंतराल पैमाने से। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करके बताने हैं, ठीक है। देखो नोट्स आपके ऊपर है, नोट्स आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बनाओ। बाकी पीडीएफ में तो हम सारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं डिटेल्स, बाकी आप नोट्स बनाने के लिए जैसा आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि सबकी अपनी स्टाइल तो होती है, तो उस तरह से बनाओ, ठीक है। चले, हाँ जी, तो अभी आंसर नहीं करना है, कमेंट्स में करना है क्लास के बाद। चलिए फिर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन आज का। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा था सेशन, कैसा लगा, ताकि इस तरह के फिर मैं सेशन अकॉर्डिंगली आगे प्लान करूं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस तरह से ही आगे सेशन प्लान करूंगी। कुछ आपको लगा होगा कि ऐसा होना चाहिए तो वो भी इनकॉर्पोरेट करके अपने क्लासेस के अंदर मैं नेक्स्ट टाइम से लेके आऊंगी, ठीक है। सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर फीडबैक। और मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ आप सबके, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। देखो टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के पर्सनली अक्सर आ जाते हैं, और हर एक मैसेज को पढ़ पाना, रिप्लाई दे पाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। उसका रीजन ये है कि क्लासेस भी आपके होते हैं, बहुत कई सारे क्लासेस होते हैं दिन में। इसके अलावा यू हैव अदर वर्क ऑफिस के, आपको नोट्स बनाने हैं, क्लासेस प्रिपेयर करनी है, जो कि मैं सब कुछ खुद करती हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें करी एंड देन फिर आपको बाकी चीजें भी देखनी होती हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा कमेंट सबके देख पाना, रिप्लाई करना कर पाना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यूट्यूब के पर्सनली मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, हो पाता है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, नहीं तो पढ़ जरूर लेती हूँ, तो इसलिए रिप्लाई करना ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।